आज हम 11th इकोनॉमिक्स के अंतर्गत निर्देशांक या सूचकांक इस अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जानना चाहेंगे कि यह निर्देशांक होता क्या है। तो निर्देशांक से तात्पर्य एक विशेष प्रकार का यह माध्य है जो समय, स्थान अथवा अन्य विशेषताओं के आधार पर किसी चर मूल्य अथवा संबंधित चर मूल्यों के समूह में होने वाले परिवर्तनों की माप करता है। जैसा कि जब हम यह कहते हैं कि भारत में सन 1980-81 के थोक मूल्य निर्देशांक 100 की तुलना में बढ़कर वर्ष 94-95 में 300 हो गया है, तो इसका अर्थ यही है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें वर्ष 1980-81 की तुलना में वर्ष 94-95 में 3 गुनी बढ़ गई है, अर्थात 100 से 300। वस्तुओं के मूल्य स्तर में तुलना करने के लिए चुनी गई प्रतिनिधि वस्तुएं जैसे कि चावल, गेहूं, कपड़ा, दाल, तेल, मकान का किराया आदि की कीमत को आधार वर्ष सन 1980-81 में 100 मानकर 1994-95 में इन्हीं वस्तुओं की कीमतों को आधार वर्ष की कीमतों के प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। इसके बाद इन प्रतिशतों का माध्य निकाला जाता है। प्रतिशतों का यह माध्य ही सांख्यिकी में निर्देशांक या सूचकांक कहलाता है। निर्देशांकों में दो समय अवधियों में मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान हो जाता है। निर्देशांक का आशय जान लेने के बाद अब हम आते हैं इसकी परिभाषा की ओर। परिभाषा में ब्लेयर के शब्दों में निर्देशांक एक विशिष्ट प्रकार के माध्य होते हैं। दूसरे अर्थशास्त्र के अंतर्गत वेसेल एवं विलेट के अनुसार सूचकांक एक विशेष प्रकार का माप है जो समय या स्थान के आधार पर होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों का माप करता है। होरेस से क्राइस्ट के शब्दों में निर्देशांक अंकों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसके द्वारा किसी तथ्य के परिणाम में होने वाले परिवर्तनों का समय या स्थान के आधार पर मापन किया जाता है। इससे यह साबित होता है या उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्देशांक एक विशेष प्रकार का माध्य है। इसके द्वारा विभिन्न समय अवधियों अथवा स्थानों या स्थितियों में संबंधित चर मूल्यों में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तनों को मापा जाता है। इसके बाद विशेषताओं की ओर। इसमें पहला पॉइंट है संख्या द्वारा व्यक्त। निर्देशांक हमेशा संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। अन्य प्रकार के परिवर्तन को केवल शब्दों में ही व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि मूल्य में वृद्धि, उत्पादन में कमी। लेकिन परिवर्तन की इस दशा को निर्देशांक संख्या के रूप में ही व्यक्त करते हैं। दूसरा है सापेक्ष माप। निर्देशांक हमेशा सापेक्ष रूप में होते हैं। परिवर्तन की मात्रा को निरपेक्ष रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता क्योंकि उस दशा में वह तुलना योग्य नहीं होता। इसलिए उन्हें तुलना के योग्य बनाने के लिए सापेक्ष बनाया जाता है। इसके लिए उन्हें आधार वर्ष को 100 मानकर प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। तीसरा है प्रतिशतों का माध्य। प्रोफेसर ब्लेयर के अनुसार निर्देशांक एक विशेष प्रकार के माध्य होते हैं। इसके लिए सबसे पहले आधार वर्ष के मूल्य को 100 मान लिया जाता है और इसके आधार पर प्रचलित वर्षों के मूल्यों को प्रतिशतों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिन्हें मूल्य अनुपात कहते हैं। उसके पश्चात सभी मूल्य अनुपातों का माध्य ज्ञात किया जाता है।
इस प्रकार प्रतिशतों का यह माध्य ही निर्देशांक कहलाता है। चौथा है तुलना का आधार। तुलना दो आधारों पर की जाती है, प्रथम समय के आधार पर एवं द्वितीय स्थान के आधार पर। समय को आधार मानते समय किसी विशेष वर्ष, माह या अन्य किसी समय के अंश को आधार मानते हैं। स्थान को जब आधार माना जाता है तब समय किसी विशेष स्थान या भूभाग को आधार मानकर परिवर्तन की मात्रा का मापन करते हैं। सामान्यतः तुलना का आधार समय ही होता है। पांचवा, सार्वभौमिक उपयोगिता। निर्देशांकों की सार्वभौमिक उपयोगिता है आर्थिक एवं व्यावसायिक समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए निर्देशांकों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां पर निर्देशांकों का प्रयोग न होता हो। छठवां पॉइंट है औसत के रूप में प्रस्तुत। निर्देशांक परिवर्तन की दशा को औसत रूप में प्रकट करते हैं। यहाँ किसी एक वस्तु या कुछ वस्तुओं के परिवर्तन की दिशा व मात्रा का मापन नहीं होता, बल्कि सामान्य रूप से परिवर्तन की दिशा एवं मात्रा का मापन होता है। निर्देशांक का आशय, परिभाषा एवं विशेषता जान लेने के बाद अब हम आते हैं निर्देशांक का महत्व एवं उपयोगिता की ओर। इसमें पहला पॉइंट है जीवन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन। निर्देशांकों की सहायता से सामान्य नागरिकों एवं श्रमिकों के जीवन स्तर में हुए परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन निर्वाह संबंधी निर्देशांक तैयार किए जाते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों के जीवन स्तर में हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा, मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन का ज्ञान। निर्देशांकों से सबसे बड़ा लाभ यह है कि इनकी सहायता से समय समय पर मुद्रा की क्रय शक्ति में हुए परिवर्तनों को जाना जा सकता है। चूँकि समाज में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इस प्रकार की जानकारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरा है व्यापारियों के लिए उपयोगी। निर्देशांक व्यापारी तथा उत्पादक वर्गों के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं, क्योंकि इनकी सहायता से उन्हें मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन तथा सामान्य आर्थिक स्थिति का पता चलता है, जिसके अनुसार ये वर्ग उत्पादन एवं व्यापार की योजना तैयार करते हैं। चौथा है सरकार की मौद्रिक नीति के निर्धारण में सहायक। जब मूल्य स्तर में ह्रास से उत्पादन कम होने लगता है तथा मंदी की शुरुआत हो जाती है, तो इसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। सरकार इन्हें दूर करने की उचित नीति अपनाती है। इस प्रकार निर्देशांक कीमत में परिवर्तनों की ओर संकेत कर सरकार को अपनी आर्थिक नीति निर्धारित करने में सहायता पहुंचाते हैं। पांचवा पॉइंट है उत्पादन में वृद्धि या कमी की सूचना। उत्पादन संबंधी निर्देशांकों से यह मालूम हो जाता है कि कौन कौन से उद्योगों में उत्पादन बढ़ रहा है, कौन कौन से उद्योगों को प्रोत्साहन या आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस तरह से उत्पादन में वृद्धि या कमी की सूचना भी निर्देशांकों के माध्यम से हमें ज्ञात हो जाता है। छठवां पॉइंट है वास्तविक मजदूरी संबंधी जानकारी। जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांकों की सहायता से वास्तविक मजदूरी में हुए परिवर्तन का अध्ययन होता है तथा उसके आधार पर मजदूरों के असंतोष को दूर कर औद्योगिक शांति स्थापित की जा सकती है।
सातवां है कर नीति में सहायक। निर्देशांक कर की सरकार की कर नीति के निर्धारण में भी सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि यदि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं हो रही है तो आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं पर कर बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद अब हम आते हैं निर्देशांक की सीमाओं की ओर। इनमें पहला पॉइंट है सापेक्ष परिवर्तनों का माप। निर्देशांक द्वारा केवल सापेक्ष परिवर्तनों का ही मापन किया जा सकता है। इसके माध्यम से वास्तविक परिवर्तन की मात्रा का हमें ज्ञात नहीं होता, क्योंकि निर्देशांक किसी आधार पर आधारित होकर प्रतिशतों में व्यक्त किए जाते हैं। दूसरा है पूर्ण शुद्धता की कमी। निर्देशांकों की रचना समग्र में से निदर्शन द्वारा कुछ इकाइयाँ चुनकर करते हैं, अतः इन इकाइयों के आधार पर निर्मित निर्देशांक अधिक शुद्ध और विश्वसनीय नहीं होते। तीसरा है उद्देश्य एवं रीति में अंतर। निर्देशांक अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर भिन्न भिन्न रीतियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इसलिए एक उद्देश्य के लिए बनाए गए निर्देशांक दूसरे उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त होते हैं, अतः अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग निर्देशांक बनाने पड़ते हैं। चौथा सामान्य रूप से ही सत्य। निर्देशांक सामान्य रूप से ही सत्य होते हैं, क्योंकि ये औसत प्रवृत्ति को ही व्यक्त करते हैं, न कि व्यक्तिगत इकाइयों को। पांचवा आधार वर्ष का चुनाव। निर्देशांकों के निर्माण में आधार वर्ष का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर समस्त परिणाम निर्भर करते हैं। यदि आधार वर्ष कोई परिणाम वर्ष न होकर असामान्य वर्ष हो तो ऐसे निर्देशांक के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमेशा भ्रामक सिद्ध होंगे। छठवां है दीर्घकालीन तुलना के अयोग्य। निर्देशांक दीर्घकालीन तुलना के अयोग्य होते हैं, कारण समय में परिवर्तन के साथ साथ व्यक्तियों की रुचि, आदतें, रीति रिवाजों एवं वस्तुओं की किस्म आदि में अंतर आ जाता है। अतः एक बार निर्मित निर्देशांक दीर्घकाल तक तुलना के अयोग्य होते हैं। सातवां पॉइंट है माध्यों की सीमाएं। निर्देशांकों में समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य आदि का प्रयोग होता है। प्रयुक्त माध्य की सीमाओं का प्रभाव निर्देशांकों पर भी पड़ता है। इस तरह से निर्देशांकों की सीमाओं के अंतर्गत सापेक्ष परिवर्तनों का माप, पूर्ण शुद्धता की कमी, उद्देश्य एवं रीति में अंतर, सामान्य रूप से ही सत्य, आधार वर्ष का चुनाव, दीर्घकालीन तुलना के अयोग्य, माध्यों की सीमाओं के बाद निर्देशांकों का वर्गीकरण। इसमें पहला पॉइंट है विभिन्न चरों के आधार पर इसमें कीमतों के निर्देशांक, इसके अंतर्गत थोक कीमतों के निर्देशांक और जीवन निर्वाह निर्देशांक अथवा उपभोक्ता कीमत निर्देशांक। इसी में दूसरा है भौतिक मात्राओं के निर्देशांक के अंतर्गत उपभोग निर्देशांक, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, निर्यात निर्देशांक। और इसी में भार के आधार पर सरल या अभारित निर्देशांक, और इसी में दूसरा है भारित निर्देशांक। इस तरह से निर्देशांक का अर्थ जान लेने के बाद उसकी विशेषता, परिभाषा, इनकी निर्देशांकों का महत्व और उपयोगिता जान लेने के बाद, इसकी सीमाओं के अध्ययन कर लेने के बाद अब शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।